Hello, dear students. How are you? I am Azhar, a teacher of your own Institute Even Study Center, especially for science subject. Today we are going to discuss about first chapter and interesting chapter of physics, that is motion. प्यारे बच्चों, सभी को फिर से मेरा गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम मोशन है, जिसे हिंदी में गति कहा जाता है। आप अपने दैनिक जीवन में डेली लाइफ में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को मोशन करते हुए देखा होगा। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते बच्चों, उड़ती हुई पक्षियां, चलती हुई गाड़ियां, चलती हुई बसें, चलती हुई ट्रेन, ये सभी ऑब्जेक्ट्स आपने अपनी लाइफ पे जरूर देखा होगा, ताकि ये सभी मोशन में कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम मोशन है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, फिजिक्स के एक ऐसे ब्रांच की बात पहले करेंगे हम जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ें। प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, दैट इज मोशन। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे एक मूविंग ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के बारे में, और मूविंग ऑब्जेक्ट का बिहेवियर यानी मोशन के बारे में स्टडी करने वाले, उसे मैकेनिक्स कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे क्या चीज, मूविंग ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के बारे में, यानी दैट इज मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। उसे हम लोग, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग मैकेनिक्स के नाम से जानेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं जो हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। जैसे कहें कि पिछली वीडियो में हमने साइंस को 3 भागों पर बांट कर देखा। साइंस को हमने 3 ब्रांचेज में बांटा। सबसे पहला केमिस्ट्री, दूसरे ब्रांच की बात किए थे बायोलॉजी, तीसरी ब्रांच की बात जो भी हम आज पढ़ रहे हैं उसका नाम है फिजिक्स। और मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों, सॉरी कलर इसका चेंज कर लेते हैं, हुआ फिजिक्स, सॉरी दिख नहीं रहा, इसे इरेज कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। साइंस का एक ब्रांच हुआ फिजिक्स और फिजिक्स का एक ब्रांच हुआ मैकेनिक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस का एक ब्रांच हो गया फिजिक्स और फिजिक्स का ब्रांच हो गया मैकेनिक्स, और फिर मैकेनिक्स के टाइप्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। और मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों आपको मैकेनिक्स समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें मैकेनिक्स की टाइप्स की, तो मैकेनिक्स को 2 भागों पर बांट कर देखा गया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैकेनिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और मैकेनिक्स को 2 भागों में बांटा गया, काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन
एक कहावत कहते हैं ना कि आम खाने से मतलब रखो, गुठली गिनने से मतलब ना रखो। ये बात काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छा सेट होता है बच्चे। कहने का अर्थ हुआ कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कार है, ये कार मूव कर रही है। अब मूव करने के दौरान हम इसका इनिशियल वेलोसिटी देख लेंगे, फाइनल वेलोसिटी देख लेंगे, और ये इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी होने में कितना समय लगता है इसको देख लेंगे। और इसके साथ साथ हम इस कार का, इस वैन का एक्सेलरेशन देखेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये मोशन करने के दौरान क्या क्या होता है इसको बस देखेंगे। क्यों होता है इस चीज को जानने का हम प्रयास नहीं करेंगे। यानी हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, उसके काउजेज ऑफ मोशन के नहीं पढ़ेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्यों मूव किया, उसका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल में क्यों बदला, कैसे बदला, इस चीज की बात हम काइनेमेटिक्स में नहीं करेंगे। यानी सिर्फ हम टर्म को जानेंगे और उसके काउजेस को, यानी मोशन को जानेंगे, काउजेस को नहीं जानेंगे। तो बच्चों आगे देखते हैं। हम बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें से हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन उस मोशन का क्या कारण है इस चीज को जानने का कोशिश नहीं करते। मैकेनिक्स के दूसरे ब्रांच की बात करें डायनामिक्स, तो डायनामिक्स में हम लोग मोशन के साथ साथ उस मोशन का क्या कारण है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों पे आप बात कर रहे थे डायनामिक्स की। तो डायनामिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उसके काउजेस को भी पढ़ते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन होने का कारण क्या है। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम लोग उस काउजेस को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। मैंने शुरू में कहा आम खाने से मतलब रखो, गुठली मत गिनो भाई, वही है काइनेमेटिक्स। मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन मोशन के कारण के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन डायनामिक्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं मोशन किसे कहते हैं और मोशंस के हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में डिस्क्राइब करने से पहले मुझे दो टर्म के बारे में आपको बताना होगा। सबसे पहला जो टर्म है वो पोजीशन। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन होता है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ए की बात करें तो जो ए के बाएं साइड, लेफ्ट साइड में जो उसका पॉइंट नजर आ रहा है वो उस ए पॉइंट का लोकेशन है। बी के लेफ्ट साइड में जो पॉइंट नजर आ रहा है वो बी का लोकेशन है। यानी किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन होता है वही उसका पोजीशन होता है। अगर क्लियर ना हुआ हो तो हम पोजीशन के बाद एक टर्म को पढ़ने वाले हैं, रेफरेंस पॉइंट, जिसे ओरिजिन के नाम से भी जाना जाता है। रेफरेंस पॉइंट एक पॉइंट होता है जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन यानी पोजीशन मेजर किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। एक रेफरेंस पॉइंट दूसरा पॉइंट हो सकता है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं बच्चों। पोजीशन तो आपको समझ में आ गया होगा। पोजीशन का दूसरा नाम लोकेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन होता है, किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन होता है वो उसी का पोजीशन कहलाता है। जैसे ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट का ये जो पॉइंट नजर आ रहा है ये इसका लोकेशन है, यानी इसका लोकेशन यानी पोजीशन। ये बी पॉइंट का पोजीशन है। ओके, बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की यानी ओरिजिन की। तो ओरिजिन एक पॉइंट होता है फ्रॉम विच, जहां से ए पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट या एनी ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड, जहां से किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिटरमाइन किया जाता है उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट के नाम से जानते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है,
एक रेफरेंस पॉइंट कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसके रिस्पेक्ट में, वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओके, चलिए बात करते हैं। अभी दो पॉइंट की बात किए थे, एक ए और दूसरा बी। ये ए का ये ओरिजिन ओ, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वाई एक्सिस है। जो मैथ में एक्चुअल पढ़ना है हमको कि एक्स की टाइम को दिखाता है, वाई वेलोसिटी स्पीड, अलग अलग क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करता है, ये पढ़ने वाले हैं। बात करें यहाँ ओ की, तो ओ से इस पॉइंट का, ए का, जो यहाँ से इसको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, मान लेते हैं R1। ये ओ से ए का जो पोजीशन है, किसके थ्रू, कहाँ से माप रहे हैं, ओ से। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जिस पॉइंट से मापते हैं उसको उसका रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे बी का रेफरेंस पॉइंट ए ओ ही होगा और ए का भी रेफरेंस पॉइंट ओ ही होगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं बच्चों। आपका एक फ्रेंड है, मान लेते हैं, मैं ड्राइंग में तो उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मान लेता हूं ये आपका फ्रेंड है। ये फ्रेंड आपका गोवा से आ रहा है। अब गोवा से आ रहा है, अब आपका घर इसको पता नहीं है, इसको आना है आपका घर। ये हुआ आपका प्यारा सा झोपड़ पट्टी, ये थोड़ा सा मैं बना लिया दरवाजा। अब मैं बात करूं दोस्त कि ये आपका दोस्त को आना है आपका घर, ये कभी आपके घर नहीं आया है। अब आप इसको पता कैसे दीजिएगा? सबसे पहले क्या बोलिएगा आपको कि गाड़ी चढ़ो मेरा घर आ जाओ? नहीं, आप सबसे पहले इसको बोलिएगा कि रेलवे स्टेशन पर उतरो। आपका आंसर ये हो सकता है कि सबसे पहले आप एक रेलवे स्टेशन पर उतर जाओ। ये रेलवे स्टेशन से, अब इसके साथ साथ आपको बताता हूँ दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर उतर जाओ और रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ा है कि यहाँ चार दिशाएं, चार दिशाओं में से किस दिशा में जाएं। अब आप बोलिएगा उसे कि आप, ये हो जाए ईस्ट, ये हो गया साउथ, आप बोलिएगा ईस्ट और साउथ में चलते रहो मेरा घर आ जाओगे। तो एक बात बता दो दोस्त, इस घर तक आने के लिए किसी पॉइंट की जरूरत पड़ी कि नहीं? इस घर का पोजीशन जानने के लिए, इसका लोकेशन जानने के लिए हमने सहारा लिया रेलवे स्टेशन का। ये जो रेलवे स्टेशन है ये मेरा कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट, ये कहलाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब एक बात गौर कीजिए, ये रेफरेंस पॉइंट, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को पता लगाने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ी। सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट और दूसरा डायरेक्शन। बात करें बच्चों तो सबसे पहले हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन जानने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट और दूसरा उसका डायरेक्शन। यानी हम लोग किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का लोकेशन यानी पोजीशन जानना चाहते हैं तो हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब रेफरेंस पॉइंट के बाद आपको उसको ये बताना होगा कि आप किस दिशा में जाएं, नॉर्थ में जाएं, साउथ में जाएं, ईस्ट में जाएं, वेस्ट में जाएं, ये आपको डायरेक्शन आपकी लोकेशन तक लेके जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन होता है। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मापते हैं, मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। एक एग्जाम्पल फिर लेते हैं बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों, एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का कोशिश करेंगे कि लोकेशन और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। एक एरोप्लेन है, मैंने तो पहले ही बता दिया कि ड्राइंग में उतना एक्टिव नहीं हूं बच्चों। एक एरोप्लेन है, इसका जो पायलट है वो नया है, इसे डायरेक्शन पता नहीं है। अब इसको रेडियो के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अब इसको कहा गया कि आपको एक टावर दिखाई देगा, एक टावर दिखाई देगा, हवाई अड्डा दिखाई देगा।
आप वहां पर लैंड कर जाओ। आपने गोल किया बच्चों, यहां पर हवाई अड्डे को ढूंढने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ी। पहले की बात करें तो पहला हमारा ये टावर, और दूसरा ईस्ट यानी डायरेक्शन। ये जो टावर है हमारा दोस्त, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये जो ईस्ट हो गया ये डायरेक्शन हो गया, यानी और ये जो हवाई अड्डा है ये हवाई अड्डा मेरा लोकेशन हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमें लोकेशन जानने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ी, पहला तो डायरेक्शन और दूसरा रेफरेंस पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन जानने के बाद मोशन का क्या डेफिनेशन हो सकता है। चलिए देखते हैं। मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। कहने का अर्थ है बच्चों कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो उसे मोशन में कहते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर एक लट्टू तो नजर आ रहा होगा जो बचपन में हम लोग काफी खेला करते थे, और एक हॉर्स, व्हाइट हॉर्स, काफी खूबसूरत लग रहा है। तो बच्चों, आप ये लट्टू के बारे में तो परिचित हैं। इसको एक धागे से बांधकर गोल कर कर घुमाया जाता है। इसको जैसे ही उस पर फोर्स लगाया जाता है, यहाँ पर मोशन के कारण की जानने की कोशिश नहीं करेंगे। ये ऑब्जेक्ट, एक वॉच ले लीजिए और उस वॉच में देखिए जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये लट्टू गोल गोल घूमता जाएगा, यानी अपना पोजीशन चेंज करता जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि ये समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी लट्टू मोशन में है। बात करें हॉर्स की, तो हॉर्स समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा घोड़ा दौड़ता चला जाएगा, यानी अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, या वो हॉर्स हो या वो लट्टू हो या वो हम क्यों ना हो या कोई ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, अगर समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज करता हो तो उसे मोशन में कहा जाता है। और मोशन किसके रिस्पेक्ट में, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी टर्म की बात करें कि मोशन के बाद इसका ऑपोजिट टर्म क्या होता है, रेस्ट। जस्ट इसका ऑपोजिट दोस्त, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हम लोगों ने मोशन का डेफिनेशन जाना, जस्ट उसके ऑपोजिट में रेस्ट का डेफिनेशन होगा, यानी विराम का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तब ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो रेस्ट में है। यानी समय तो बढ़ेगा लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। जैसे एक एग्जांपल वाल की ले लें, तो ये जो वाल है, ये वाल सुबह जहां होगा शाम में भी वहीं होगा, रात बीत जाएगी फिर भी वहीं रहेगा, यानी समय तो बीतता चला जा रहा है लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। एक छोटी सी गुड़िया है, इस गुड़िया की बात करें तो ये गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है और खड़ी है। ये समय के साथ अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रही, यानी खड़ी है, यानी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन इज अ लोकेशन। ओके, तो ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है समय के साथ, इसलिए ये गुड़िया रेस्ट पर है। इसे इरेज कर लेते हैं बच्चों। अब बात करेंगे हम कि क्या एक ही समय में एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में नजर आए और दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में, क्या ये पॉसिबल है? तो ऑब्वियसली यस। At the same time, two objects may appear in motion or at rest if is it possible? क्या एक ही समय में एक ही साथ एक ऑब्जेक्ट मोशन में और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में नजर आ सकता है? तो इसका आंसर निस्संदेह हाँ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको स्क्रीन पर एक एग्जांपल नजर आ रहा होगा कि एक चलती हुई वैन के अंदर जो बैठा हुआ आदमी है
उस आदमी को ये बगल में जो पेड़ नजर आ रहे हैं, ये पेड़ उनको मोशन में नजर आएगा और वो खुद मोशन में है और पेड़ रेस्ट में है। ये इल्यूजन कहलाता है दोस्तों। कार मोशन में है और मोशन में होने के कारण उसके अंदर बैठा आदमी भी मोशन में है, और वो मोशन में है तो और जो सड़क के किनारे खड़े पेड़ हैं वो उनको रेस्ट में नहीं मोशन में नजर आते हैं। तो पेड़ हमारे मोशन में नजर आते हैं लेकिन है रेस्ट में, और जो मोशन में है वो अपने आप को फीलिंग रेस्ट में करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक समय में एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी एक पेड़ जो रेस्ट में है वो मोशन में भी नजर आता है एक सेम समय में। अगर एक एग्जांपल की बात करें तो वो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक ट्रेन के अंदर एक बच्ची है। ये बच्ची खिड़की से बाहर झांक रही है। खिड़की से बाहर बहुत सारे आदमी हैं और ये ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती। ये चलते चलते बच्ची रेलवे स्टेशन में खड़े आदमियों को देखती है तो वो आदमी उसे चलते हुए दिखाई देते हैं। क्या वो चल रहे हैं? नहीं। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था वो मोशन में अपीयर्स होता है एट अ सेम टाइम। कब? जब उसके रिलेटिव का जो ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर का जो बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो मोशन में आ जाए। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑब्वियसली यस, टू ऑब्जेक्ट्स में अपीयर एट रेस्ट इन और इन मोशन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ साथ। सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल of a girl sitting inside a train and watching outside views and the trees situated beside the roads. एक लड़की ट्रेन के अंदर है और वो बाहर खिड़की की मदद से बाहर देख रही है और उसके इर्द गिर्द में जो पेड़ नजर आ रहे हैं, एक्चुअल पेड़ तो होता नहीं है लेकिन जो इंसान है उन इंसानों को देख रही है तो वो इंसान उसे मोशन में नजर आ रहे हैं। तो ये दो एग्जांपल्स में हम लोग देखें कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होता है वो मोशन में भी अपीयर्स हो सकता है। नेक्स्ट टर्म की बात करें, मोशन। जो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चेंज करती हो तो उसको कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में अपनी पोजीशन चेंज करे समय के साथ तो कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी उसका जो मोशन है वो एक सीधी रेखा पर है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। सड़क पर चलती हुई गाड़ी, छत से गिरता हुआ एक बोतल, पेड़ से गिरते हुए आम, ये सभी एक सीधी रेखा पर गति करती है, इसीलिए इसे इन ऑब्जेक्ट को मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कहेंगे। यानी वो गति तो कर रहे हैं, अपना पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं लेकिन एक सीधी रेखा में, तो कहेंगे कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब बात करें डिस्टेंस की। ये डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे बच्चों कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस एक्चुअल में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी को कहते हैं, यानी जिस रास्ते पे वो चलेगा उस रास्ते की लंबाई माप लीजिए, वो रास्ते की जो लंबाई है वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे कि आप एक बाजार से चले और घर पहुंचे तो घर से बाजार की जो पाथ की जो लंबाई है वो आपके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है। अब फिर आप एक सामान भूल गए, घर से फिर बाजार गए, तो घर से बाजार और बाजार से घर, यहां 2 बार आपने किया। क्या किया? ट्रेवल, डिस्टेंस। तो आपने ट्रेवल किया डिस्टेंस को, ट्रेवल। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आप घर से बाजार गए, बाजार से घर आए, घर से फिर बाजार गए, तो आप जितना बार आना जाना कीजिएगा बच्चों, आपका डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। यानी आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही तो उसका आपका डिस्टेंस होता है।
आपने कितना पाथ को ट्रेवल किया, वो पाथ की जो लंबाई होगी वो उसका डिस्टेंस होगा। अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का अर्थ होता है कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, ऐसे यूनिट जिसको पूरे यूनिवर्सल में, पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा माना जाता हो, एक जैसा मानक दिया गया हो, मेजरमेंट दिया गया हो, उसको एसआई यूनिट कहते हैं। एक इंटरनेशनल सिस्टम डिस्टेंस का तो वो मीटर होता है। और याद रहे बच्चों कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी जीरो नहीं होता, हमेशा बढ़ता जाता है। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, एक इनिशियल पोजीशन और दूसरा फाइनल पोजीशन। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि एक बच्चा है, घर से बाजार गया। अब बाजार से घर का जो लेंथ यानी पाथ का जो लेंथ है जिसको उसने ट्रेवल किया, वो उसका डिस्टेंस है। अब बताइए बच्चों, बच्चा शुरू में घर में था, उसके बाद गया कहाँ, बाजार। तो घर उसका इनिशियल पोजीशन हुआ, शुरुआती पोजीशन, स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, और वो बाजार पहुंच गया तो बाजार उसका अंतिम स्थिति हुआ यानी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो कम से कम दूरी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका अर्थ इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो मीटर, इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। जिस तरह के डिस्टेंस का भी मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर होता है। आपको स्क्रीन पर एक फिगर नजर आ रहा होगा बच्चों, इस फिगर में दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट। प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट है एक ऑब्जेक्ट है जो ओ से मोशन करना स्टार्ट किया और मूव करते करते, इसको चेंज कर लेता, एक ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट हुआ मूव करना, ओ से बी गया, सॉरी ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, इस तरह से वो जी तक पहुंचा। यानी इसका पाथ का जो लंबाई होगा वो होगा इसका डिस्टेंस। ओके, यानी ओ से लेके ए का डिस्टेंस, ए से लेके बी का डिस्टेंस, और बी से सी से डी का, डी से ई का, ई से एफ का, और ए से एफ का, और एफ से जी का। इस तरह से जो पाथ का जो टोटल लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा। यानी डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, बट displacement is the shortest distance between initial position and final position। तो initial position और final position के बीच में दो तरीके से डिस्टेंस मापा जा सकता है। एक ये डिस्टेंस मापा जा सकता है जिधर से ऑब्जेक्ट गया, और एक ये कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस माप लीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस करें। प्यारे बच्चों, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ मैन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ओ एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद क्या होता है बच्चों, वो 10 किलोमीटर चल लेता है। उसके बाद फिर वो ए पर पहुंच जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट करता है
ओ से स्टार्ट करता है और कहाँ पहुंच जाता है, ए पर। यानी इनिशियल पोजीशन इसका ओ हुआ और फाइनल पोजीशन 25 यानी ए पर हुआ। तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो लेंथ का पाथ होता है, सॉरी, पाथ का जो लेंथ होता है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। यानी यहां से यहां तक चला, ये इसका डिस्टेंस होगा। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस पाथ का लेंथ होता है जिसमें वो ट्रेवल करता है जिस रास्ते को, और डिस्प्लेसमेंट वो पहले जहां था और फाइनली में जहां पहुंच गया, उन दोनों के बीच का जो कम से कम दूरी होता है वही मेरा अब वो ऑब्जेक्ट बी पर पहुंचता है। इस केस में इनिशियल पोजीशन उसका ए पर है और फाइनल पोजीशन बी पर है। तो जब ऐसा केस हुआ कि जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंचा तो पहले ओ से ए तक गया था, तो इसने 25 किलोमीटर ट्रेवल किया था। अब वो ए से बी तक गया, यानी यहां से लेके यहां तक 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। यानी जो टोटल पाथ की जो लंबाई है, वो पाथ की लंबाई कितना है, यहां से लेके यहां तक 25 और यहां से लेके यहां तक 10। यानी उसने टोटल डिस्टेंस 35 10 यानी 35 डिस्टेंस और 35 किलोमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट भी। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस उसका